हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी और यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा। और मैं विजय नागर, आपका टेक्निकल एजुकेटर, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल फंडा में, जिसमें हम धातु है धातु उपधातु के कुछ टॉप एमसीक्यूज के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में की थी। और आप सभी को पता है कुछ दिनों से हमारी क्लासें नहीं हो रही हैं, कुछ टेक्निकल इश्यूज आ रहे थे उसकी वजह से, लेकिन अपनी अब क्लासें रेगुलर चलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं दोस्तों आज के अपने पहले क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास में, ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है। ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो देखिए दोस्तों, पहले हम बात करते हैं समचतुष्फल की है। तो ये भाई किसकी होती है, समचतुष्फल की है। तो आप बोलोगे ये किसकी होती है भाई, ये होती है, एक मिनट, ये होती है समचतुष्फल की, होती है हीरे की। किसकी, हीरे की। षटकोणीय, षटकोणीय किसकी होती है दोस्तों, तो ये होती है ग्रेफाइट की। कौन सी, ग्रेफाइट की संरचना। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई ग्रेफाइट के बारे में कुछ संरचना इसके कैसी होती है। देखिए दोस्तों, इसकी संरचना होती है ऐसे, समचतुष्फलकीय मतलब कैसे, तो भाई ऐसे। और ये क्या, ऐसे अन्य 3 कार्बन परमाणुओं के साथ में बंद होती है। ठीक है, इसकी संरचना होती है कुछ इस प्रकार से, ये होती है ग्रेफाइट की संरचना। ठीक है दोस्तों, तो आपको जब भी कोई भी क्वेश्चन आए ग्रेफाइट से तो आप बता दोगे। और क्या होता है दोस्तों ग्रेफाइट, ग्रेफाइट क्या होता है, परतदार, चिकना और काले धूसर रंग का। कौन सा भाई, काले धूसर रंग का कौन होता है, ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट का आपसे उपयोग पूछ ले तो एक तो किया जाता है भाई नाभिकीय रिएक्टर के भट्टियों में। ठीक है, और ग्रेफाइट का क्या उपयोग है भाई, ग्रेफाइट का उपयोग अपन करते हैं किसमें, अपनी जो पेंसिल आती है उसकी लीड बनाने में ग्रेफाइट का ही उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है किसके, ग्रेफाइट के। तो आप यहां से जब भी क्वेश्चन आए ग्रेफाइट की संरचना कैसी होती है, तो षटकोणीय, और कैसा होता है ग्रेफाइट, परतदार होता है, चिकना होता है और काले धूसर रंग का होता है। हीरे की बात करें तो हीरा क्या है दोस्तों, समचतुष्फल की इसकी आकृति होती है। हीरे की बात अपन आगे करेंगे क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में, निम्न में से हीरा किसका अपर रूप है। हीरा किसका अपर रूप है दोस्तों, बोरोन का है, कार्बन का है, सोडियम का है या मैग्नीशियम का है। तो आप सभी को पता है बहुत अच्छे, किसका है, कार्बन का। किसका है, कार्बन का। अब कार्बन के कुछ और अपर रूप देख लेते हैं भाई। कार्बन के 2 तरीके के अपर रूप होते हैं, एक तो क्रिस्टलीय और एक अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय होते हैं और अक्रिस्टलीय। इसमें आ जाएंगे आपके पास में कौन कौन आ जाएंगे भाई, ग्रेफाइट आ जाएगा, उसके बाद में हीरा आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, फुलरीन। क्या आ जाएगा, फुलरीन। किसके हैं ये, कार्बन की। और एक्रिस्टलियम जैसे कोयला वगैरह ये सारे के सारे एक्रिस्टलियम में आएंगे, लेकिन अपन से क्रिस्टलियम बात करते हैं तो हीरा किसका अपर रूप है, तो कार्बन का अपर रूप है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि हीरे में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य कोण कितना पाया जाता है। 105 डिग्री 20 मिनट, 103 डिग्री 15 मिनट, 109 डिग्री 20 मिनट या 160 डिग्री 15 मिनट। क्या आएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, दीजिए। चलिए देखिए भाई, कार्बन कार्बन के मध्य में ये क्या होता है, 109 डिग्री मध्य कोण होता है। ठीक है, मध्य बंद कोण होता है। अब बात करते हैं कि भाई एकल बंद की, एकल बंद, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद कितना होता है, तो आप बोलोगे 1.54 एंगस्ट्रम। कितना, 1.54 एंगस्ट्रम। कब, जब कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंद की बात करें तो 1.54 एंगस्ट्रम। और जब कार्बन कार्बन के मध्य कोण कितना है, तो 109 डिग्री 20 मिनट का। ठीक है, और हीरा क्या है दोस्तों, हीरा है एक पारदर्शी, पारदर्शी रत्न बोल सकते हैं आप इसको। क्या है, पारदर्शी रत्न। उपयोग की बात करें तो उपयोग क्या आ जाएगा दोस्तों, एक तो हो जाएगा इसका उपयोग आभूषण बनाने में, और दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों कि कांच काटने में, कांच काटने में किसका उपयोग किया जाता है, हीरे का। लेकिन क्या कांच काटने में आजकल किसका उपयोग करते हैं, एक और भी धातु होती है उसका उपयोग करते हैं जिससे कांच काटते हैं, जैसे हल्का सा कैरोसिन या तारपीन का तेल लगा के उससे काटते हैं उसको। तो क्या हीरा
क्या है, चोरी वगैरह हो जाता था पहले, इसलिए उसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फुलरिन में फलक होते हैं, फुलरिन में कितने फलक होते हैं? 30 होते हैं, 37 होते हैं, 35 होते हैं, 32 होते हैं। बिल्कुल सही। चलिए बहुत बढ़िया, बताइए चलिए कितने होते हैं, आंसर दीजिए। क्या होते हैं दोस्तों? 32 फलक होते हैं। कितने होते हैं? 32 फलक होते हैं। और 32 में से दोस्तों 20 क्या होते हैं? षटकोणीय, षटकोणीय फलक होते हैं। कितने? 20। और क्या होते हैं भाई? 12 क्या होती हैं दोस्तों? पंचकोणीय। क्या होते हैं? पंचकोणीय फलक होते हैं। 32 में से 20 क्या हो जाएंगे दोस्तों? षटकोणीय फलक, और 12 क्या हो जाएंगे? पंचकोणीय फलक। ठीक है, अब बात करते हैं कि फुलरिन की खोज किसने की थी। तो खोजकर्ता की बात करते हैं, तो खोज किसने की थी? बकमिस्टर फूलर ने, फूलर। इसी के नाम पर इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? C60। फुलरिन C60 है, वो क्या है? सर्वाधिक स्थायी है, सर्वाधिक स्थायी माना जाता है। और सर्वाधिक स्थायी माना जाता है, इसकी खोज किसने की थी? बकमिस्टर फुलर ने। और इन्हीं के नाम पे इसको, मतलब कि इन्हीं को एक सम्मान देने के रूप में क्या किया जाता है? इसको कहा जाता है बकीबॉल। क्या कहा जाता है? बकीबॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बकीबॉल कहा जाता है। ये है कुछ इसके फैक्ट। खोजकर्ता के बोले, फुलरिन के खोजकर्ता कौन है? तो बकमिस्टर फूलर हैं। और C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है। और बकमिस्टर फूलर के सम्मान में इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बकीबॉल कहा जाता है। बात करते हैं कि फुलरिन में फलक की, तो 32 फलक होते हैं, 20 फलक होते हैं जो षटकोणीय होते हैं, और 12 फलक होते हैं जो पंचकोणीय होते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूरा कोयला किसे कहा जाता है? एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट या पीट, किसे कहा जाता है दोस्तों? तो बताइए। भूरा कोयला की बात करते हैं दोस्तों, तो भूरा कोयला किसको कहा जाता है? लिग्नाइट को। और बात करते हैं कि भाई मुलायम कोयला किसको कहा जाता है? तो मुलायम कोयला किसको कहा जाएगा दोस्तों? बिटुमिनस को। किसको? बिटुमिनस को। मुलायम कोयला इसको कहा जाएगा। ऊष्मीय मान की बात करते हैं दोस्तों, ऊष्मीय मान से भी क्वेश्चन आते हैं कि आरोही क्रम में, अवरोही क्रम में, ऊष्मीय मान में। तो देखिए दोस्तों, लिग्नाइट का होता है ऊष्मीय मान वो 60 से 70%, 60 से 70% किसका होता है? लिग्नाइट का ऊष्मीय मान। पीट की बात करते हैं तो 50 से 60% होता है। और एंथ्रेसाइट की बात करते हैं तो 90% होता है। ऊष्मीय मान सबसे अधिक किसका होता है? तो बोलेंगे, क्या बोलेंगे? एंथ्रेसाइट का। किसका? एंथ्रेसाइट का। और सबसे अच्छा जो कोयला है वो कौन सा है? एंथ्रेसाइट है। ठीक है, चलिए बिटुमिनस की बात करते हैं तो 70 से 85% इसका ऊष्मीय मान होता है। क्लियर है सारे फैक्ट यहाँ से? चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं कि ऊष्मीय मान के आधार पर इनको क्या करिए? ऊष्मीय मान नहीं, कार्बन प्रतिशत की मात्रा की, कार्बन प्रतिशत मात्रा दोस्तों, कार्बन प्रतिशत की मात्रा पर आरोही और अवरोही क्रम में व्यवस्थित करवाते हैं। चलिए अब आ गया, देखो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कार्बन की प्रतिशत मात्रा के आधार पर कौन सा आरोही क्रम सही है? आरोही क्रम आप सभी को पता है, पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले सबसे कम ऊष्मीय मान किसका है? वो देखिए आप, किसका है सबसे कम ऊष्मीय मान? पीट का है। फिर किसका है? लिग्नाइट का। फिर किसका है? बिटुमिनस का है। फिर क्या है? एंथ्रेसाइट। तो देखिए यहाँ पे कहाँ है, देखिए पीट, लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रेसाइट। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाउ मेनी स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर मोलिक्यूल्स, सल्फर अणुओं की संरचना होती है, कैसी होती है दोस्तों? सल्फर अणुओं की संरचना किसके समान होती है दोस्तों? देखिए ये क्या बन गया, आप मेरे को बताइए, ये कैसा लग रहा है चित्र? ये लग रहा है एक मुकुट के समान लग रहा है कि नहीं लग रहा? तो किस क्या हो जाएगा? सल्फर अणुओं की संरचना कितनी कैसी होती है? मुकुट के समान होती है। और सल्फर अणुओं की बात करते हैं तो किसमें कितने अणु पाए जाते हैं? 8। कितने? 8 अणु पाए जाते हैं। किसके? सल्फर के। ये 8 हो गए। दो, ये 8 अणु सल्फर के हो गए। कि आकृति पूछे तो कैसे? मुकुट के समान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता, क्यों नहीं करता? कार्बन एवं सोडियम के आयन उसमें होते हैं, पोटेशियम एवं सोडियम के आयन उसमें होते हैं, कार्बन या पोटेशियम के आयन होते हैं, कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयन होते हैं। देखिए दोस्तों, साबुन में क्या होता है, जब कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन होते हैं जो क्या करते हैं? मृदु जल में काम करते हैं, लेकिन कठोर जल में काम नहीं करते। ये क्या होते हैं? सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन
उनके साथ में घुलकर अघुलनशील चिपचिपा पदार्थ पैदा कर लेते हैं, जिससे क्या कपड़े साफ नहीं होते, तो साबुन कठोर जल में काम नहीं करेगा। तो यही अपना क्वेश्चन है कि उसमें कौन कौन से अवयव पाए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं, जिसके कारण चिपचिपा पदार्थ बन जाता है। ठीक है, चलिए मुख्यतः अपमार्जक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 2, 5। अपमार्जक की बात करते हैं तो भाई अपमार्जक क्या है, इसकी उत्पत्ति हुई थी डिटर्जेंट शब्द से। किससे? डिटर्जेंट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई थी, किसकी? अपमार्जक की। तो अपमार्जक के प्रकार पूछे तो अपमार्जक के प्रकार क्या हो जाएंगे दोस्तों? अपमार्जक 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है भाई धनात्मक, धनायनिक, सॉरी धनायनिक अपमार्जक, एक होता है ऋणायनिक और उदासीन। ये 3 अपमार्जक होते हैं। धनायनिक की बात करते हैं दोस्तों तो कृमिनाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, कृमिनाशक के रूप में। उदासीन की बात करें तो कपड़े साफ, किसमें? कपड़े साफ करने में किसका उपयोग किया जाता है? उदासीन अपमार्जक का। और ऋणायनिक उपमार्जक का किसमें किया जाता है? आप सभी बताइए किसमें किया जाता है? मृदा अपरदन में। किसमें? मृदा अपरदन में। किसका? ऋणायनिक अपमार्जक का। ठीक है, तो अपमार्जक मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, धनायनिक, ऋणायनिक और उदासीन। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने पास में 11। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएफसी? सीएफसी का पूरा नाम क्या है? आप सभी को ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको सीएफसी का पूरा नाम पता नहीं होगा। क्या है बताइए? सीएफसी का पूरा नाम क्या है? कार्बन फुटप्रिंट ऑफ कंट्रीज। क्या आ जाएगा? क्लीन फ्यूल ऑफ कम्युनिस्ट। क्या आ जाएगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सीएफसी का पूरा नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये ओजोन परत की अवक्षय का कारण होता है। कौन? सीएफसी। भोपाल गैस कांड कब हुआ था? भोपाल गैस कांड में देखिए दोस्तों क्या हुआ था कि एक विषैली गैस थी, वो क्या करे, लीकेज कर गई रातों रात, और उससे बहुत लोग ग्रसित हुए थे, बहुत लोग बीमार पड़े थे और बहुत लोग खत्म हुए थे। तो ये कब हुआ था दोस्तों? 2-3 दिसंबर 1984, 1-2 नवंबर 1984, 2 दिसंबर 1985 या 1 नवंबर 1985। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या आएगा दोस्तों? 2-3 दिसंबर 1985। आपसे पूछे कि गैस कौन सी लीकेज हुई थी, तो भाई गैस कौन सी लीकेज हुई थी? MIC। MIC का पूरा नाम क्या है? मिथाइल आइसो साइनाइड। क्या है? मिथाइल आइसो साइनाइड। मिथाइल आइसो साइनाइड। ठीक है, कंपनी की बात करें तो कंपनी कौन सी थी मेरे भाई? कंपनी आपसे बोले तो यूनियन कोबार्ड। ये कौन सी थी? कंपनी थी यूनियन कोबार्ड। कोबार्ड। ठीक है, ये कंपनी थी जिसमें ये लीकेज हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2-3 दिसंबर 1984। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड, एथिलीन, एसीटोन या हीलियम प्लस ऑक्सीजन? बताइए, हीलियम प्लस ऑक्सीजन, एसीटोन, एथिलीन या हाइड्रोजन सल्फाइड? क्या आएगा बताइए राइट आंसर कि भाई क्या आएगा? कच्चे फलों को, जल्दी आंसर दीजिए, क्या आएगा? एथिलीन। कच्चे फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोगी है? एथिलीन। ठीक है, निम्न में से एलपीजी का मुख्य घटक, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो बताइए इसका मुख्य घटक कौन सा है? देखिए मुख्य घटक की बात करते तो क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटेन। अब बात बोलोगे आप भाई एथिल मरकोप्टेन क्या है? तो एथिल मरकोप्टेन दोस्तों क्या है? गंधयुक्त पदार्थ। गंधयुक्त पदार्थ जिसके कारण अपन को एक स्मेल सी आती है ना, वो किसके कारण आती है? एथिल मरकोप्टेन कारण। प्रोपीन क्या है भाई? तो प्रोपीन इसमें है अन्य घटक। क्या है? अन्य घटक। कितने क्वेश्चन निकल गए यहाँ से? 3 क्वेश्चन निकल गए कि भाई गंधयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो एथिल मरकोप्टेन है। और प्रोपेन की बात कर तो क्या है? अन्य घटक है। और क्या बोलता है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है। निम्न में से किसको भविष्य धातु तत्व की संज्ञा दी गई है? बताइए, भविष्य का धातु तत्व किसे कहा गया है? टंगस्टन को, प्लेटिनियम को, टाइटेनियम को, एल्यूमिनियम को? किसको कहा गया है दोस्तों? बताइए, किसको कहा गया है? टाइटेनियम को। और ये क्या है दोस्तों? सोने से भी महंगी धातु है। महंगी धातु।
टंगस्टन का आपको पता है उपयोग कहाँ किया जाता है, बल्ब के फिलामेंट बनाने में, ठीक है, टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि निम्न में से जिंक का अयस्क है, जिंक का अयस्क पूछा है दोस्तों। अयस्क आपको याद रखना है कि भाई एल्यूमिनियम के अयस्क क्या रहते हैं, जिंक का अयस्क क्या रहता है, लेड का अयस्क क्या है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेड के अयस्क की अपन ने बात कर ली थी, एल्यूमिनियम के अयस्क की बात कर ली थी, अब आपके पास में आया है जिंक का। जिंक का अयस्क बताइए क्या हो जाएगा, क्रियोलाइट, लिमोनाइट, क्यूपाइट या कैलामाइन। देखिए दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर होगा, क्या होगा, कैलामाइन। अब बात करते हैं कि और क्या है, तो जिंकाइट, क्या है, जिंकाइट। ये किसके अयस्क हैं, दोनों के दोनों जिंक के अयस्क हैं। क्रियोलाइट की बात करते हैं तो क्रियोलाइट किसका है दोस्तों, एल्यूमिनियम का। इसको आप किससे याद करोगे, ABC, एल्यूमिनियम बॉक्साइट क्रियोलाइट, ठीक है। बात करते हैं लिमोनाइट किसका है, तो लिमोनाइट किसका है, आयरन का, किसका है, आयरन का, लिमोनाइट, सिडेनाइट, आयरन पायराइड, ये किसके हैं, सारे के सारे आयरन के। क्यूपाइट की बात करते हैं तो ये किसका है दोस्तों, कॉपर का, किसका है, कॉपर का। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 कैरेट सोना किसके बराबर होता है, 1 कैरेट सोना, जैसे कि 24 कैरेट शुद्ध सोना आता है, वैसे ही 1 कैरेट सोने में कितने ग्राम होते हैं। तो बताइए दोस्तों 0.5, 0.2, 0.8 या 0.3, कितने ग्राम हो जाएंगे दोस्तों, 0.2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपसे मिलीग्राम में पूछे तो आप 1000 का भाग दे दीजिए, मिलीग्राम में आपके पास में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आतिशबाजी में हरा रंग किस तत्व के कारण प्रदान किया जाता है। आतिशबाजी में हरा रंग बेरियम तत्व के कारण, स्ट्रोंशियम के कारण, सल्फर के कारण या ड्यूटेरियम के कारण, किसके कारण किया जाता है दोस्तों। देखिए लाल रंग की बात कर तो लाल रंग किसके द्वारा, स्ट्रोंशियम के द्वारा, और आतिशबाजी में हरा रंग किसके द्वारा, तो बेरियम तत्व के कारण। तो अपना क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए लाल फास्फोरस का उपयोग किसमें किया जाता है, लाल फास्फोरस का उपयोग बताइए दोस्तों, पटाखे व आतिशबाजी में, माचिस निर्माण में, परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में, अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने में। बताइए भाई क्या आ जाएगा, पटाखे एवं आतिशबाजी में किसका उपयोग किया जाता है, तो आप बोलोगे पीले फास्फोरस का। लेकिन अपन से पूछा लाल फास्फोरस का, तो माचिस निर्माण में, किसमें, माचिस निर्माण में, किसका, लाल फास्फोरस का। परमाणु रिएक्टर में मंदन के रूप में, मंदक भट्टियों के रूप में किसका उपयोग, मंदन के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, ठीक है, मंदन के रूप में ग्रेफाइट का। चलिए आधुनिक आवर्त सारणी के खोजकर्ता कौन है, मैंडलीफ, मोजले या रदरफोर्ड या डोल्टन। क्या आ जाएगा दोस्तों बताइए, आधुनिक आवर्त सारणी पूछा है तो आधुनिक आवर्त सारणी कौन है, मैंडलीफ। और कब करी थी दोस्तों, कब करी थी, तो 1869 में। और इस कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो रूस के वैज्ञानिक थे, कौन कौन थे, मैंडलीफ, ठीक है। चलिए आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं, इससे पहले आप ये करोगे उससे पहले मैं आपको एक बार आवर्त सारणी दिखा देता हूँ। आगे के क्वेश्चन उसी से हैं, तो आगे के क्वेश्चन उसी से हैं, तो आवर्त सारणी देख लीजिए एक बार, ये रही आपके पास में आवर्त सारणी। देखिए ये जो चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इनको तो बोलते हैं क्या दोस्तों, आवर्त। और जो ये चल रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये ऐसे चल रहे हैं 18 तक, इनको क्या बोलते हैं दोस्तों, वर्ग। क्या बोलते हैं, वर्ग, ठीक है। नीचे ये जो दिख रहे हैं आपको 2 लाइनें, ये 2 लाइनें, इनको ऊपर वाली को बोलते हैं लेंथेनाइट और नीचे वाले को बोलते हैं एक्टिनाइट तत्व, ठीक है, सीरीज, ठीक है। चलिए अब इनको देखिए अपन बात करते हैं कि भाई इनमें किस किस प्रकार के ब्लॉक होते हैं। तो क्या होते हैं दोस्तों, एक तो होता है एस ब्लॉक, SPDF से आप याद रखते हैं, एस का मतलब होता है शार्प, क्या होता है, शार्प। और SP का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रिंसिपल हो जाएगा। और SPD का मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, डिफ्यूज। और F का मतलब हो जाएगा दोस्तों आपके पास में फंडामेंटल। यहां से भी क्वेश्चन निकल सकता है, बिल्कुल लप्पू सा क्वेश्चन आएगा, लेकिन क्वेश्चन आएगा दमदार वाला। जो नहीं पढ़ने वाले हैं उनके पास में, जिसने कभी आवर्त सारणी देखी नहीं है, वो तैयारी नहीं कर रहा है वो बच्चा, तो वो तो क्या बताएगा। लेकिन आपसे पूछे एस ब्लॉक में एस का क्या नाम है, तो आप बोलोगे शार्प, डी का बोलोगे डिफ्यूज, पी का बोलोगे प्रिंसिपल, और एफ का बोलोगे क्या, फंडामेंटल, ठीक है। चलिए ये हो गए आपके पास में आवर्त, ये हो गए आपके पास में वर्ग। अब देखिए दोस्तों ये जो दो
दिख रहे हैं आपको पहले और दूसरा, पहला और दूसरा वर्ग, ये कौन सा पहला वर्ग कौन सा होता है? क्षार धातु, क्षार धातु। और ये कौन से है दोस्तों? क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु तत्व होते हैं ये। अब बात करते हैं कि भाई ये दोनों किसमें आ गए? एस ब्लॉक में। किसमें? एस ब्लॉक में। और 3 से लेकर 12 तक, 3 से लेकर 12 तक जहां तक आपको मैं दिखा रहा हूं, 3 से लेकर 12 तक, यहां जहां से रेड लाइन यहां से, ये कौन से तत्व है? डी ब्लॉक के तत्व है। अब डी ब्लॉक के तत्व कौन से होते हैं? संक्रमण तत्व। कैसे? संक्रमण तत्व होते हैं। और संक्रमण तत्व क्या आपसे पूछे कि डी ब्लॉक के तत्व की आकार कैसा होता है? तो द्विडंबलाकार। कैसा होता है? द्विडंबलाकार। ऐसे होता है दोस्तों, ऐसे होता है, सॉरी, ऐसे और ऐसे होता है ये द्विडंबलाकार। अब आपसे पूछे कि भाई पी प्रकार के कौन से हैं? तो पी ब्लॉक के तत्व कौन से? 13 से लेकर जो 18 तक हैं उनको बोलते हैं पी ब्लॉक के तत्व। और एफ ब्लॉक के तत्व, ये जो नीचे 2 लाइन जा रही हैं एक्टेनाइट और लेंथेनाइट की, इनको बोलते हैं एफ प्रकार के, मतलब कि एफ ब्लॉक के तत्व, इनको बोलते हैं अंतरा संक्रमण। अब बात करते हैं कि भाई 18वां जो लाइन है, 18वां वर्ग, उसमें जो लाइन चल रही है ये, इनको क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं दोस्तों शून्य समूह के तत्व। क्या? शून्य समूह के तत्व। अब बात करते हैं कि भाई 17वें जो वर्ग है उसको क्या बोलते हैं? हैलोजन तत्व। किसको? हैलोजन तत्व। 16वें को बोलेंगे दोस्तों चारकोल। क्या बोलेंगे? चारकोल। और इनको तो आपको पता ही है, अंतरा संक्रमण तत्व। एस ब्लॉक के तत्व की आपसे पूछे कि भाई एस ब्लॉक का तत्व है ये, इसका आकार कैसा होता है? तो आकार होगा गोलाकार। कैसा? गोलाकार होगा। पी ब्लॉक की पूछे तो डंबलाकार, एक ही डंबल मतलब कि ऐसे। और डी ब्लॉक के तत्व की पूछे तो द्विडंबलाकार। ठीक है, ये सारे के सारे इसके फैक्ट है। इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि शून्य समूह के तत्व कौन से? तो 18वें वर्ग के। हेलोजन तत्व, हेलोजन वर्ग के समूह कौन से हैं? तो क्या बोलोगे? 17वें। ठीक है, चारकोल के कौन से हैं? तो 16वें। ठीक है, ऐसे पूछेगा। डी ब्लॉक के तत्व कैसे होते हैं? तो संक्रमण तत्व। अंतरा संक्रमण कौन से होते हैं? तो एफ ब्लॉक के तत्व। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। भाई क्वेश्चन क्या है अपना, कहां तक कर लिया अपन ने? क्वेश्चन आएगा अपने पास में 21वां। चलिए, आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग होते हैं? वर्ग मैंने बताया दोस्तों, जो ऐसे चल रहे थे और ऐसे चल रहे थे, इनको बोलते हैं आवर्त, इनको बोलते हैं। तो वर्ग, वर्ग कितने थे दोस्तों? तो कितने आ जाएंगे? 18 थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास में आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त है? तो आवर्त आपको पता है कितने बताए अभी अभी? 7 आवर्त होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि मोजले की आवर्त सारणी में तत्वों को सजाने का आधार क्या था? मतलब कि मोजले साहब ने जो तत्व सजाए थे, मतलब किस तरीके से लगाए थे उन्होंने तत्व, तो आप क्या बोलोगे? परमाणु संख्या के आधार पर उन्होंने तत्वों को व्यवस्थित किया था। और आधुनिक आवर्त सारणी की बोले तो आधुनिक आवर्त सारणी में ना तो परमाणु संख्या, न परमाणु द्रव्यमान, न तत्वों का गुण, न न्यूट्रॉन की संख्या, किस पे व्यवस्थित किया गया है? तो आप किस पे वो व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के आधार पर। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में। प्रथम आवर्त में तत्वों की कुल संख्या कितनी है? तो प्रथम आवर्त में आपको पता है कि प्रथम आवर्त में 2 तत्व थे, हाइड्रोजन और हीलियम। कितने? हाइड्रोजन और हीलियम, 2 तत्व थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त सारणी में हैलोजन तत्वों को किस समूह में रखा गया है? आप सभी को अभी अभी मैंने आवर्त सारणी का पूरा बायोडाटा बताया था कि कौन से में रखा गया है दोस्तों? 17वें में। किसमें? 17वें में। और इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? शून्य समूह। शून्य समूह के तत्व। इसमें अक्रिय गैसें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि 10वां कौन सा आएगा? तो 10वां कौन सा आएगा? संक्रमण। जो आपको दिखाया था ना मैंने अभी, 3 से लेकर 12 तक चले थे डी ब्लॉक के तत्व, वो। चलिए, किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार में क्या होती है? बाएं से दाएं, ये आवर्त सारणी है। मान लो ये आवर्त सारणी है। देखिए मैं समझा देता हूं। ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा।
देखिए एक ही आवर्त में अगर मैं बाएं से दाएं चलूंगा तो मेरा आकार क्या हो जाएगा दोस्तों, घट जाएगा। लेकिन मैं ऊपर से नीचे चलूंगा तो आकार क्या होगा, बढ़ेगा। मेरा आकार क्या होगा, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो क्या आएगा, एक ही वर्ग में बाएं से दाएं जाने पर, एक ही आवर्त में, सॉरी, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने, एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आकार क्या होता है, घटता है। क्या होता है, घटता है। तो क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं विद्युत ऋणता। क्या, विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता, इनकी क्या होती है, अपोजिट। जैसे कि आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी, आकार बढ़ेगा तो विद्युत ऋणता कम होगी। और क्या होगा, आकार घटेगा तो क्या होगा, विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बोला, आकार घट रहा है तो विद्युत ऋणता बढ़ जाएगी। और आयनन ऊर्जा, आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, बढ़ेगी। कब, जब क्या होगा, आकार छोटा होगा। अगर आकार बड़ा होगा तो विद्युत ऋणता क्या होगी, कम होगी। और आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, कम होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है, मानव शरीर में सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जाता है। तो क्या बोलोगे, कौन सा तत्व पाया जाता है, ऑक्सीजन। क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो ये अपने लास्ट क्वेश्चन थे इस सेशन का। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आएगा। एक चीज और बता देता हूँ आपको, जैसे कि अब भाई एस ब्लॉक के तत्व थे, पी ब्लॉक के तत्व थे, डी ब्लॉक के तत्व थे, एफ ब्लॉक के तत्व थे। तो एस को बोलते हैं शार्प, पी को बोलते हैं प्रिंसिपल, डी को बोलते हैं डिफ्यूज और एफ को बोलते हैं फंडामेंटल। ठीक है, अब बात करते हैं, ये है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भी क्वेश्चन आते हैं। तो भाई एस ब्लॉक के तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, तो क्या बोलोगे आप, NS1 NS2। पी ब्लॉक के तत्व का क्या होगा, NS1 NP126। एस डी ब्लॉक के क्या हो जाएगा, N-1 S2P6 D1-2 1 2 1 1 से लेकर 10 तक। और NS1 2 1 और 2। एफ ब्लॉक के तत्वों का क्या हो जाएगा, N-2 F0 से लेकर 14 तक, N-1 S2P6 D0 से 1 तक और NS2। ये यहां से पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ये आपके पास में दोबारा मैं आवर्त सारणी लेके आ गया हूं। देखिए आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने किस किस को पॉइंट आउट करा है कि ये कौन सा हो जाएगा। जो दूसरी लाइन दिख रही है आपको, ये क्या हो, क्षारीय मृदा धातु। ये कौन सा है दोस्तों, क्षार धातु तत्व। यहां से लेकर यहां तक क्या है दोस्तों, संक्रमण तत्व। इनकी आकृति पूछे तो द्विडंबलाकार, इसकी आकृति पूछे तो गोलाकार। ये कौन सा है, पी ब्लॉक के तत्व 13 से लेकर 16 तक। 18वें वर्ग को बोलते हैं कौन सा, शून्य समूह। इसको बोलते हैं 16वें को चारकोल। और 13 से लेकर 18 तक ये क्या है, पी ब्लॉक के। आकृति पूछे तो डंबलाकार है। ठीक है, ये नीचे आगे एफ ब्लॉक के तत्व हैं, दोनों के दोनों। पहले वाली श्रेणी को बोलते हैं लैंथेनाइट, नीचे वाली को बोलते हैं एक्टेनाइट सीरीज। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ टॉप एमसीक्यूज थे आपके लिए। अगली क्लास में हम बात करते हैं कि कौन सी क्लास लेगी, या तो मेरे हिसाब से लेंगे अपन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे अपन। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी वीडियो को अच्छे से समझे होंगे और जो जो भी फैक्ट बताए हैं वो आपने आसानी से आपके माइंड में चले गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।